मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात किया था आवेश के मात्रकों के बारे में कि आवेश के जो मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक कौन सा होता है, हमने बात की थी। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब हम बात की थी आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है और इन मात्रकों के अंदर आपस में क्या रिलेशन होते हैं उनके बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर बात की थी। बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आवेशों के गुणधर्म, या मैं कहूं वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हमारी जो बुक है उसके अंदर इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से 3 से 4 गुणों के बारे में बताया गया है। वैसे आवेश के 9-10 गुण होते हैं। मैं आपको सभी गुणों के बारे में बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें कहां तक लिखना है, कितना लिखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही क्लास आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब समझते हैं आवेश के गुणों के बारे में। मैंने आपको बताया था आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आवेशों का यह नामकरण एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में आवेश का नामकरण किया कि आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और हमें यह भी मालूम है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी आवेश का एक गुण है बच्चों। अब मैं सबसे पहले यहां गुणों की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं गुण लेता हूं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि आवेश को वास्तविक संख्याओं की तरह क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, इस गुण का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी सिस्टम है, कोई भी अगर हमारे पास में एक निकाय है तो इस निकाय का जो कुल आवेश होता है, जैसे मैंने यहां बता दिया, यहां पर एक -2q चार्ज है, एक हमारे पास में +3q चार्ज है, एक हमारे पास में 7q चार्ज है, एक -5q चार्ज है। तो ये हमारे पास में पूरा एक निकाय है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आवेश हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है कि इस निकाय का जो टोटल चार्ज होगा ना, इस निकाय का जो टोटल, या मैं कहूं इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, वो आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आवेश की योज्यता का मतलब यह है अगर हमारे पास में एक निकाय है, हमारे पास में एक सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर जो कुल निकाय, कुल आवेश होता है, वो आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब यह है जिस प्रकार से बीजगणित में हम प्लस और माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अगर धनात्मक आवेश है तो जोड़ते टाइम हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मतलब चिन्ह सहित काम में लेंगे, और माइनस का अगर 2 कूलम आवेश है तो हम माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है बीजगणितीय योग। तो ध्यान से समझिएगा, क्या है हमारे पास में कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है ना बच्चों, जो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों का
क्या होता है, बीज गणितीय योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अर्थात हम आवेशों को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास में एक निकाय है, एक सिस्टम है, उसके अंदर n आवेश है, जिसमें एक Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया, तीसरा Q3 हो गया, ऐसे डैश डैश Qn आवेश हैं। और मान लिया उस निकाय का कुल आवेश या परिणामी आवेश Q है, तो बच्चों इस Q का जो मान होता है ना, वो इन सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यहां Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश डैश, और यहां तक मैं क्या लिखूंगा, Q3 तक, सॉरी Qn तक, यहां तक सभी आवेशों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बीज गणितीय योग। और बच्चों इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन यहां पर देखो क्या है, या फिर मैं कह सकता हूं समेशन QI। अब देखो मैंने पाव में यहां पर इसके I लगाया है, यहां I की जो वैल्यू है वो कहां से है, 1 से लेकर के और कहां तक है, n तक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये समेशन कर रहा हूं मैं, वो 1 से लेकर n तक कर रहा हूं। और यहां पर ये हमें यही बात बताता है कि निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, और बीज गणितीय योग का मतलब देखो मैंने एक एग्जांपल से बताऊं, यहां पर जो कुल आवेश होगा तो हम लिखेंगे बाकायदा कि -2Q प्लस, फिर लिखेंगे प्लस 3Q प्लस -5Q प्लस 7Q, ये हमने लिखा है। तो देखो आप क्या करोगे, माइनस माइनस को ऐड कर लो, 5 और 2 7, तो माइनस के 7Q और प्लस के कितने हो गए, 3 और 7 कितने हो गए, 10Q हो गए। तो हमारे पास में कितने बच गए बच्चों, प्लस के 3Q। तो ये जो निकाय है इसका जो कुल आवेश या परिणामी आवेश है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस 3Q हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। तो इस टाइप से हमें ये चीजें आनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो या तो आपसे पूछ ले आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हो, तो आप सिंपल सी बात है, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात आवेश को हम वास्तविक संख्याओं की तरह क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि किसी भी वस्तु पर 4 आवेश है मेरे पास में, कितने आवेश है, 4 आवेश है। तो ध्यान से समझिएगा, हमें इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है। इस पर किसी वस्तु पर 4 आवेश, किसी वस्तु पर हमारे पास में कितने आवेश है, 4 आवेश। वो 4 आवेश कौन कौन से हैं, प्लस 3Q प्लस 5Q, या मैं कहूं -2Q, ठीक है, प्लस 5Q -7Q। ठीक है, ये है हमारे पास है। तो किसी वस्तु पर 4 आवेश प्लस 3Q -2Q प्लस 5Q और -7Q आवेश हो, तो याद रखिएगा आवेश हो तो या आवेश है तो उस वस्तु पर कुल या परिणामी आवेश ज्ञात कीजिए, परिणामी आवेश ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली अपने बात ही नहीं है। जो हमारे पास में परिणामी आवेश, अगर हमारे पास में जो परिणामी आवेश कहूं या मैं कुल आवेश की बात करूं, तो आपको भी पता है ये जो कुल आवेश जो Q है ना, वो इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा। तो प्लस 3Q, फिर वही बात है प्लस 2Q और प्लस 5Q और प्लस 7-7Q। अब देखो यहां प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, या आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब देखो प्लस के 3Q और प्लस के 5Q, तो प्लस के कितने हो गए 8Q और -2Q और -7Q, तो माइनस के 9
9q, तो हमारे पास में माइनस का क्या बच जाएगा q। तो यहां पर वस्तु पर टोटल चार्ज -1q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1q। ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़े सिंपल एक एक बेसिक चीजें हमारे अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि जब हम कभी भी यहां आवेशों का योग करते हैं तो हम उनका चिन्ह सहित क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी निकाय का कुलावेश ज्ञात करते समय उचित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उचित चिन्ह का मतलब यह है, अगर धनावेश है तो पॉजिटिव चिन्ह, अगर ऋणावेश है तो नेगेटिव चिन्ह। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बच्चों, अगर हमारे पास में अगर कोई ऐसा निकाय है, अगर उस निकाय का जो कुल आवेश है हमारे पास में, अगर वो कुल आवेश 0 है, 0 है, तो इसका मतलब वो निकाय कैसा है बच्चों? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। तो ये बात हमें अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आवेश के दूसरे गुण के बारे में, जो है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश क्या होता है? सदैव संरक्षित होता है। याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा हमारे पास में आवेश का एक गुणधर्म है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो हमारे पास में यहां पर दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम क्या आता है? विद्युत आवेश का संरक्षण। इस नियम का मतलब क्या है? इस नियम का मतलब यह है, अगर हमारे पास में कोई भी विलगित निकाय है, कोई भी विलगित निकाय है, तो उसका कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब यह है बच्चों, नियत रहता है। संरक्षित रहता है, या फिर मैं क्या कह दूं? नियत रहता है, स्थिर रहता है। नियत बोल दूं, स्थिर बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं? कांस्टेंट रहता है, एक ही बात है। तो हमारे पास में अगर कोई भी क्या है? विलगित निकाय है। अब आप कहोगे सर ये विलगित निकाय क्या है? अरे ये विलगित निकाय, इसका मतलब ये है, इस विलगित निकाय का मतलब ये है, एक ऐसा निकाय जिसके अंदर आवेश ना तो अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। जो इसके अंदर जो आवेश है वही आवेश रहेगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, विलगित निकाय हम किस निकाय को कहते हैं? मतलब समझे, जिस पर ना, जिसके अंदर ना तो आवेश जा सकता है और जिसके अंदर का आवेश ना ही बाहर जा सकता है, उसके अंदर हमेशा आवेश की मात्रा क्या होती है? नियत होती है, स्थिर होती है। तो आवेश संरक्षण है। याद रखिएगा, विद्युत आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। तो हम क्या लिखेंगे? और इसे ही बच्चों हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसी के अंदर जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे? इसके अनुसार किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या है ये? कि किसी भी हमारे पास में कोई भी विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा नियत रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं, इसी का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि हम आवेश को न तो क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं।
अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, एक एक बात का मतलब अच्छे से समझिएगा कि कोई भी विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय के अंदर है ना, आवेश की मात्रा हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है, संरक्षित रहती है या कांस्टेंट रहती है। उसके अंदर आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखिएगा, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों इसे ही याद रखना, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। और मैं ये कह सकता हूं, अगर हमारे पास में कोई भी विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय के अंदर जो कुल आवेश सिग्मा क्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियत होता है, स्थिर होता है, उसके में अंदर कोई भी परिवर्तित नहीं आता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि विद्युत आवेश वास्तव में क्या होता है, संरक्षित होता है। अब देखो, हमारे एग्जाम में अगर एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछ ले कि आवेश संरक्षण है, आवेश के गुण धर्म लिखिए, तो केवल आपको हेडिंग लिखने है कि आवेश को हम बीजगणितीय संख्याओं की तरह, किसी भी आवेश को हम वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ सकते हैं। आवेश हमेशा वैद्युत आवेश होता है, वो संरक्षित होता है। केवल हेडिंग लिख देनी है आपको, समझ गए ना, छोटे छोटे पॉइंट बना करके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर गुण के बारे में कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है समझाइए, तो आप समझा सकते हो। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। जैसे आपको पता है कि कांच की छड़ है। जब कांच की छड़ को आप किससे घर्षित कराते हो, किससे रगड़ते हो? रेशम के कपड़े से। किससे रगड़ते हो? रेशम के कपड़े से। तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा है कि जो कांच की छड़ होती है ना, वो कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो बच्चों, कांच की छड़ पर जितना धनावेश आया है, रेशम के कपड़े पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आया है। इसका मतलब ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आप तब देखो जब हमारे पास में एक तो कांच की छड़ थी, एक रेशम का कपड़ा था, हमने घर्षण नहीं करवाया। उससे पहले की कंडीशन देखो, और उससे पहले की कंडीशन कांच की छड़ न्यूट्रल थी और रेशम का कपड़ा भी न्यूट्रल था। लेकिन उसके बाद में जब हम घर्षण करवाते हैं, देखो वो एक ही निकाय के अंदर है, दोनों अंदर है, तो कांच की छड़ पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रेशम की छड़ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो बात तो वही है ना। फिर भी दोनों का पॉजिटिव और दोनों का नेगेटिव, बस साइन तो डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड परिमाण तो सेम है, इसलिए वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। रहेगा वही, उस विलगित निकाय के अंदर आवेश वही कांस्टेंट रहेगा, आवेश वही स्थिर रहेगा। मैं पर्टिकुलर घर्षण करवाने के बाद में पर्टिकुलर कांच की छड़ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उस सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो पूरे सिस्टम में तो भाई कांच की छड़ पर जितना धनावेश आया है, रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश आ गया। तो बात तो वही है ना, आवेश की मात्रा तो वही नियत रही। समझ गए ना मेरी बात को। एक और एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल में और क्या देता हूं, देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर जब गामा की हमारे पास में, देखो दूसरा एग्जाम्पल में क्या लेता हूं,
जब हमारे पास में एक तो इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास में पॉजिट्रॉन, ये ई नेगेटिव है, ये हमारे पास में बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और ये ई पॉजिटिव हमारे पास में क्या है, पॉजिट्रॉन। आपको पता ना इलेक्ट्रॉन है या मैं कहूं पॉजिट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो क्या बनती है, गामा किरण फोटोन बनती है, या मैं कहूं गामा रे बनती है, गामा किरण फोटोन बनती है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। और जो गामा किरण जो फोटोन होती है ना, वो क्या होती है, याद रखिएगा। गामा किरण कैसी होती है बच्चों, ये हमारे पास में गामा किरण है, गामा किरण है। और ये कैसी होती है बच्चों, उदासीन होती है। कैसे होती है, उदासीन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले, टक्कर से पहले, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर से पहले ये दोनों क्या है, उदासीन है। उदासीन क्यों है, क्योंकि इन पर जो आवेश है ना, आवेश वो कितना है बच्चों, 0 है। और टक्कर के बाद में भी जो गामा किरण फोटोन है ना, उस पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। इसलिए याद रखिएगा, देखो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में, बोलो दोनों पर चार्ज क्या है, समान है। टक्कर से पहले जितना चार्ज था, टक्कर के बाद में भी उतना ही चार्ज है। मतलब ये हमारे पास में एक नाभिकीय अभिक्रिया है। और याद रखिएगा, नाभिकीय अभिक्रियाओं में एक बात हमें और पता चल गया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण नियम का क्या होता है, पालन होता है। क्या होता है, पालन होता है। और देखो एक बात हमें यहां से और मालूम हो रही है, जब कांच की छड़ को, रेशम के कपड़े को जब हम घर्षण करवाते हैं, रगड़वाते हैं, तो कांच की छड़ पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े पर उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब एक बात आप और अच्छे से समझ गए कि हमेशा हमेशा आवेश युग्म के रूप में उत्पादित होता है। युग्म मतलब पेयर के रूप में। जितना हमारे पास में पेयर मतलब जहां धनावेश उत्पन्न हुआ है ना, वहां 100% ऋणावेश भी उत्पन्न होगा। कभी भी सिंगल चार्ज जनरेट नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। हमेशा पेयर, जोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं। अगर धनावेश उत्पन्न हुआ ना, तो 100% ऋणावेश भी उत्पन्न होगा। क्लियर। तो यहां से मैं एक बात और समझा सकता हूं, लेकिन पहले, उससे पहले आप एक बात और देखो। देखो ये जो गामा किरण है ना, गामा किरण, इसकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो हमारे पास में इसकी एनर्जी होती है लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये थोड़ा मतलब हमारे पास में एक नॉलेज का क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जब गामा किरण का जब विघटन होता है ना, तब एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक हमारे पास में पॉजिट्रॉन बनता है। मतलब यहां ये दोनों देखो, ये हमारे पास में यहां आवेश 0 है, गामा किरण है, गामा किरणों पर आवेश 0 होता है। और यहां पर जब गामा किरण का विघटन होता है, तब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है। बात वही आ गई, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1 चार्ज मानता हूं तो पॉजिट्रॉन पर प्लस का 1 हो गया। ओवरऑल यहां पर कुल आवेश, टक्कर के बाद में कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। लेकिन याद रखिएगा, गामा किरण विघटन से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, युग्म उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है ना, युग्म उत्पादन इफेक्ट है ये, इस बात को भी याद रखिएगा। और यहां से मैं आपको 1-2 पॉइंट नोट के तौर पर बता सकता हूं। और वो नोट के तौर पर मैं आपको क्या बता सकता हूं, ध्यान से समझिएगा कि आवेश हमेशा युग्म के रूप में क्या होता है, उत्पन्न होता है। आवेश हमेशा एक युग्म का मतलब पेयर के रूप में उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। हमें एक एक बेसिक बात एक एक अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम एक एक चीज को अच्छे से कवर कर पाए। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं।
देखो और एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। हमको एग्जाम में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का संरक्षण नियम लिखिए, तो हमें ये स्टेटमेंट यहां तक लिखना है, उसके बाद में इस एग्जाम्पल को या एक्सप्लेन कर दो या फिर आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक एक बात को अच्छे से समझ सको, ठीक है ना, कि कहां कहां हमारे पास में इनका यूज होता है। और एग्जाम्पल देखिएगा, विद्युत आवेश के संरक्षण नियम के एग्जाम्पल देखिएगा, और भी ध्यान से देखिएगा, और हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं देखिएगा। तो ये एक तो हमने बात की ये पेयर प्रोडक्शन के बारे में, एक हमारा बेसिक एग्जाम्पल जो शुरू से चल के आ रहा था, कांच की छड़ रेशम के कपड़े के साथ एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल या समूर से, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं तो एक एग्जाम्पल मैं ये भी ले सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रॉन 6, जिसके बारे में हमें नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन 6, जो न्यूट्रॉन का जो 6 होता है, विघटन होता है, वो भी हमारे पास में क्या होता है बच्चों, उसके अंदर भी जो आवेश संरक्षण नियम होता है उसका क्या होता है, पालन होता है, याद रखिएगा। अब देखो, जब न्यूट्रॉन का जब 6 होता है ना, विघटन होता है, तो वो किस में चेंज होता है, प्रोटॉन में चेंज होता है। साथ में हमारे पास में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। और याद रखिएगा, एंटी न्यूट्रिनो पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है ना, वो कितना होता है, 0, शून्य होता है। अब आपको पता है यहां पर देखो, ये हमारे पास में क्या है, न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास में क्या है, प्रोटॉन है, और ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पता है न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। अब देखो, रिएक्शन से पहले न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है, तो विघटन होने के बाद में भी चार्ज 0 ही रहेगा। यहां पर जब न्यूट्रॉन का 6 होता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। बिल्कुल याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन बनता है, एंटी न्यूट्रिनो बनता है। अब ध्यान से समझिएगा, याद कैसे रखोगे, अरे ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर अगर प्लस का 1e है तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1e होगा। ये एक दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में ओवरऑल चार्ज यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे यहां पर अगर प्लस 1e है और यहां इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1e है, यहां पर ऑलरेडी 0 होता है एंटी न्यूट्रिनो, तो यहां पर भी 0 हो गया ना। तो न्यूट्रॉन के 6 के अंदर भी मेरे को एक बात बताओ, बोलो आवेश संरक्षण नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। इसी प्रकार से ये तो न्यूट्रॉन 6 हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, ऐसे ही प्रोटॉन 6 भी होता है। प्रोटॉन का भी क्या होता है, विघटन होता है। ये सब प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर ही होते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, इसमें बदलता है, न्यूट्रॉन में बदलता है, तो इसके साथ में बनता है एक तो पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये क्या है हमारे पास में, न्यूट्रिनो। और याद रखना, न्यूट्रिनो पर भी आवेश 0 होता है, पॉजिट्रॉन होता है, उस पॉजिट्रॉन पर जो आवेश Q होता है वो प्लस 1e होता है। और यहां पर देखिएगा, जो हमारे पास में, ये हमारे पास में पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। इस पर जो चार्ज होता है वो प्लस 1e होता है। आप कहोगे E क्या है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, उसके अंदर मैं बात करूंगा। ये हमारे पास में क्या है, न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन पर वैसे ही चार्ज 0 होता है। और प्रोटॉन है, यहां पर ये प्रोटॉन है, तो आपको पता है प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस 1e है। तो देखो, रिएक्शन से पहले, प्रोटॉन के पहले जब विघटन नहीं हो रहा था, उस टाइम में प्रोटॉन पर प्लस 1e आवेश था, और विघटन होने के बाद में भी आपको पता है आवेश यहां पर कितना बच रहा है। यहां पर पहले क्या था, प्लस 1e था,
और विघटन होने के बाद में भी आप देख सकते हो जो टोटल चार्ज है वो क्या आ रहा है, +1e ही आ रहा है। ठीक है ना, टोटल चार्ज। तो ये चीज आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसको यहां पर +1e, क्लियर है बात। अब देखिएगा, तो हमें ये याद रखना है न्यूट्रॉन 6 ये एक रेडियोएक्टिव विघटन है, प्रोटॉन 6 ये भी एक रेडियोएक्टिव अभिक्रिया ही है, या मैं कहूं रेडियोएक्टिव विघटन का मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। चलो मैं रेडियोएक्टिव विघटन। और बच्चों याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में अगर मैं आपको 2-4 बात और नॉलेज के लिए बताऊं तो रेडियो एक्टिविता की जो खोज है ना वो किसने की थी, वो खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने, याद रखिएगा। और ये रेडियो एक्टिविता किसका गुण होता है बच्चों, ये होता है नाभिक का। किसका गुण होता है, न्यूक्लियस का गुण होता है। इस बात को भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसका, रेडियोएक्टिव विघटन या नाभिकीय अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मेरे पास में एक यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, इसके 2-3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं यहां पर यूरेनियम 238 ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, यूरेनियम 238, और जब इसका विघटन होता है ना तब हमारे पास में क्या बनता है, थ्योरियम बनता है और साथ में हीलियम बनता है। थ्योरियम के परमाणु क्रमांक 90 होते हैं, हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। तो देखो 92, यहां पर अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं, आवेश के बारे में बात करूं, तो यहां पर Q बराबर कितना है आपको पता है। देखो कोई भी नाभिक होता है, कोई भी नाभिक, याद रखिएगा। चलो मैं यहां पर एक नोट डाल के लिख ही देता हूं, नोट, पहले अपन इस बात को लिख ले ताकि अपन अच्छे से समझ पाए। नोट नंबर फर्स्ट, चलो यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी नाभिक पर जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास में, पहली बात नाभिक पर आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है प्लस, और ये क्या होता है Ze। नाभिक पर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, भाई नाभिक में 2 चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर वैसे ही चार्ज 0 होता है, ठीक है, तो नाभिक पर चार्ज प्रोटॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर नाभिक पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, इसलिए मैंने Z लिखा। और आपको पता है प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 ये प्लस का है, तो हमारे पास में ये डिजिट होती है जिसको हम E कहते हैं। क्या कहते हैं, E। और E क्या है, इसका सारा खेल मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नाभिक पर कुल आवेश प्लस Ze होता है, याद रखिएगा। अब यहां पर नाभिक के अंदर Z क्या है, 92 है, तो यहां पर पहली बात, यहां पर चार्ज कितना है, प्लस का 92e है हमारे पास में। ये हमारे पास में क्या है, थ्योरियम है, तो थ्योरियम का परमाणु क्रमांक 90 है, तो यहां पर चार्ज हमारे पास में कितना हो जाएगा, Q बराबर, ये विघटन होने से पहले की बात है, ये विघटन होने के बाद में है, तो प्लस 90e प्लस है 2e, तो हमारे पास में टोटल वो कितना हो गया, 90 प्लस का 92e हो गया। देखो विघटन से पहले और विघटन के बाद में, विघटन से पहले और विघटन के बाद में, याद रखिएगा हमारे पास में चार्ज क्या है, बराबर है, इसलिए याद रखिएगा आप, या मैं कहूं अभिक्रिया से पहले इनिशियल चार्ज और आफ्टर अभिक्रिया के बाद में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से मैं एक बात और बोल सकता हूं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण नियम का क्या होता है, पालन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में
नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा बच्चों एक याद रखिएगा, जो हमारे पास में आवेश संरक्षण नियम है, आवेश संरक्षण नियम है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह गति स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों के लिए क्या होता है, वैध होता है। मतलब दोनों प्रकार के आवेशों पर क्या होता है, यह लागू होता है। तो यह बात भी याद रखिएगा, यह नियम है जो आवेश संरक्षण का नियम है, यह नियम स्थिर व गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों पर लागू होता है, आवेशों पर लागू होता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे पास में जो नियम है ना स्थिर है, जो हमारे पास में आवेश संरक्षण का नियम है, वो एक तो बच्चों स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों पर क्या होता है, लागू होता है। इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, कोई अपवाद नहीं है। तो एक नोट डाल करके ये बात भी लिख लीजिएगा। इसकी खोज, इसका प्रतिपादन किसने किया था, एक बात और याद रखिएगा, जो हमारे पास में आवेश संरक्षण नियम है, आवेश संरक्षण का नियम, इसका आवेश संरक्षण के नियम का प्रतिपादन या किसने दिया था, तो याद रखिएगा अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया था। यह बात भी याद रखिएगा, किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहां पर भी आपको अच्छे से याद रखना है, किसने दिया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। क्लियर है बात। दूसरी बात, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। बहुत अच्छी बातें हैं, आपको मिलेंगी नहीं एक साथ, लेकिन मैं सभी एक एक बात को अच्छे से क्लियर किया हूं। तो ये हमारा क्लियर हो गया वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम, जो हम आवेश का दूसरा गुण था। पहला हमने पढ़ा आवेश की योज्यता, दूसरे हमने पढ़ी आवेश का संरक्षण नियम। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आवेश के क्वांटीकरण से पढ़ करके तैयार हो जाइएगा। कोई डाउट हो तो पूछने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।